मान साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि पंजाब के एक मशहूर कॉमेडियन से लेके एक धारा प्रभा एमपी तक का सफर लोगों ने देखा है। अपने आप को पंजाब के अगले चीफ मिनिस्टर के तौर पे तैयार करने के लिए आपने क्या प्रिपरेशन की है, क्या तैयारी की है, कैसे अपने आप को ढाला है? देखिए, जब मैं कॉमेडी करता था, आप मेरी कॉमेडी का अगर सुनोगे पंजाबी में या लाफ्टर चैलेंज में, तो उस कॉमेडी में भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट बोलता था मैं, प्रो पीपल बोलता था, जो सिस्टम में कमियां हैं उनको मैं एंटरटेनमेंट का तड़का लगाता था। तो जब मैं टॉप पे था अपने करियर में, तब मैंने अपना करियर छोड़ा कि मेरे मन में ये बात आई कि हंसी भी तभी अच्छी लगती है जब चूल्हे में आग हो। मेरे किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, नौजवान ड्रग के टीके लगा के मर रहे हैं, तो मैंने सोचा फिर आने वाली पीढ़ी कहेगी कि भगवंत मान जी, जब हमारे चाचे ताए मर रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? तो आप कैसेट्स निकाल रहे थे, सीडीज फिल्में आ रही थी। तो फिर मैंने अपने करियर को छोड़ दिया और राजनीति में आया। राजनीति में आया तो लोगों को ये नहीं लगा कि ये उधर से इधर कैसे आ गया। लोग कह रहे हैं यार, मेरा पिछला करियर भी कैरी फॉरवर्ड हो गया कि यार ये तो पहले भी ऐसी बातें करता था। तो मुझे भारी मतों से पंजाब में सबसे ज्यादा मार्जिन से संगरूर से जिता के भेजा और पार्लियामेंट में भी बोलने का रिकॉर्ड मेरा मतलब बहुत अच्छा रहा, लोगों को पसंद आया। पहली बार लोगों को पता लगा कोई हमारे लिए बोल भी सकता है। पहली बार लोगों को ये एहसास हुआ कि फंड जो है उसका हिसाब किताब भी दिया जा सकता है। तो इसलिए लोगों ने ये चुना है कि यार क्यों ना हम इसको इस हरे रंग के पेन की जगह पंजाब के फैसले करने वाला पेन दें। मुझे ये बताओ, अगर आपको मौका लगता है तो पंजाब की मैं कुछ प्रॉब्लम्स गिनाता हूँ, आप बताइए आपका सोल्यूशन क्या है। हम माइग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पंजाब के पिंडों से निकल रहे हैं, अलग अलग यहाँ पे लोगों से बात करते हैं, तो जितने भी यंगस्टर्स हैं बहुत हद तक कनाडा, ऑस्ट्रेलिया चले गए। इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व करोगे या रोकोगे या कम से कम स्लो करो? देखो राहुल जी, आप कहीं भी चले जाओ, अब तो छोटे छोटे कस्बों में हर तीसरे शोरूम पर लिखा हुआ है आईलेट्स करो। कनाडा जाना है, न्यूजीलैंड जाने के लिए मिलो, ऑस्ट्रेलिया जाने। क्यों जा रहे हैं? वो मजबूरी में जा रहे हैं। मतलब पीएचडी करके भी हम आईलेट्स कर रहे हैं क्योंकि यहां उनको कुछ नजर ही नहीं आता, चारों तरफ अंधेरा नजर आता है। इसका हल ये है, डिग्री के मुताबिक यहाँ पे उनको नौकरी मिले। एक पीएन की पोस्ट निकली, मैट्रिक उसके लिए मैक्सिमम क्वालिफिकेशन थी, तो एक भी मैट्रिक वाले ने नहीं किया, लाखों ने अप्लाई किया। एमएससी, पीएचडी, बीटेक, एमटेक आ गए। वो कितना मेंटली टॉर्चर होते होंगे वो कि बीएससी एमटेक करके भी वो पीएन की नौकरी के लिए भी तरस रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इंडस्ट्री को वापस लेके आएंगे। इंडस्ट्री जहां से कहना आसान है, करोगे कैसे? सर, इंडस्ट्री क्यों गई है? उनसे हिस्सा मांगते हैं, शेयर मांगते हैं। मैं परमिशन नहीं दूंगा, पहले मुझे 20% प्रॉफिट का दो। तो सारी मंडी, गोविंदगढ़, राजपुरा, बटाला, धारीवाल, लुधियाना, हौजरी, कसारा, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जलंधर की सब खाली हो गए। बदी चले गए, जहाँ मध्य प्रदेश चले गए, राजस्थान चले गए। उनको वापस लाएंगे कि आइए हम आपको माहौल देंगे। व्यापारी को माहौल चाहिए, हम आपको 4 यूनिट की परमिशन मांगोगे, 6 की देंगे। लड़के लड़कियों को काम दो ताकि वो यहीं रहें। मेरे पास बहुत सी लड़कियां लड़के मिलते हैं और ये कहते हैं मैं एमटेक हूँ, मैं एमएससी मैथ हूँ, मैं कनाडा नहीं जाना चाहती, मुझे रोक लो यहाँ पे। तो किसका दिल करता है वहां जाने के लिए? और वहां कई बार तो इलीगल तरीके से भी जाते हैं कुछ। वहां अर्मीनिया से, सऊदी अरब की जेलों से, सिंगापुर, मलेशिया के जंगलों से मैं हर रोज लड़के मंगवाता हूँ। पहले सुषमा जी थे, अब जयशंकर जी हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा पासपोर्ट उनको मैं भेजता हूँ। किसी को जेल से छुड़वाना है, किसी की डेड बॉडी मंगवानी है। पर छोड़ने की पंजाब वजह एक और ये भी है कि यहाँ पे नशाखोरी बहुत ज्यादा है और पेरेंट्स को लगता है कि यार जो स्यापा छोड़ो, जाओ कनाडा में रहो, न्यूजीलैंड में रहो, यहाँ रहेगा तो नशा करेगा। तो रोजगार उसका हल है ना। बेरोजगारी कई मसलों की जड़ है, ठीक है ना। बेरोजगार जो है वो, जिसके पास पैसा है वो माँ की गहने बेच देगा, पिता की जमीन बेच देगा, चलो कनाडा, चलो न्यूजीलैंड चले। जिसके पास नहीं है वो फिर, वो पंजाबी में कहावत है, बेला मन शैतानी दा घर, वो ड्रग में जाता है।
पहले क्या किया जाएगा, रिहैब सेंटर बनाए जाएंगे बड़े लेवल पे, फिर सप्लाई लेन तोड़ के, वो तो एडिक्टेड है, वो तो तड़पेंगे। रिहैब सेंटर तो अभी भी है सर। नहीं सर, वो तो टॉर्चर सेंटर है, वो नहीं है। तो वो तड़पेंगे, उनको मेडिकली पहले ठीक करो, फिर उनको साइकेट्रिस्ट के पास ले जाकर काउंसलिंग करके समाज में वापस लाके उनको काम देना है। अगर काम ना दिया फिर चले जाएंगे वापस वो उसी ड्रग्स में या बुरी संगत में। तो ये हमारा रोड प्लान पूरा बना हुआ है। बेरोजगारी की वजह से बहुत कुछ जो है वो कई बीमारियों की जड़ बेरोजगारी है, उससे हल करेंगे इसको। अभी लड़ाई है आम आदमी कौन है। एक भगवंत मान का मॉडल है, आप निकले हो संगरूर से। दूसरी तरफ चन्नी कहते हैं कि वो भूल जाओ, अब कोई कैप्टन अमरिंदर सिंह वाला राजे वाली सरकार नहीं है, मैं ही हूँ आम आदमी, मैं तो रिक्शा चलाता था। तो अब ये जो दो आम आदमियों की लड़ाई है कि बदलाव चाहता है पंजाब, ये बड़ा क्लियर है। एक बदलाव का चेहरा आप हो, दूसरा चन्नी कहते हैं मेरे को अभी 3 ही 5 महीने मिले, मुझे और टाइम दो, देखो मैं और क्या। नहीं, फिर 4.5 साल वो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थे उसी कैप्टन की सरकार में। तब उन्होंने क्यों नहीं कहा कि मुझे लाओ जी, मैं आम आदमी हूं। कैप्टन के नाम पे वोट मांगा था कि चाहता है पंजाब कैप्टन की सरकार। चन्नी सरकार तो किसी ने नहीं कहा था ना। तो अच्छा, वो कैसा आम आदमी है जिसके भांजे के घर से ईडी को 10 करोड़ रुपए मिलता है, 56 करोड़ की बेनामी जायदाद मिलती है, जैगुआर गाड़ियां मिलती हैं, तो वो आम आदमी है। उनकी एफिडेविट देखो कितने उन्होंने डिक्लेयर किए हैं। तो आम आदमी का मतलब ये नहीं है कि जी मैं पहले रिक्शा चलाता था, जब मैं पहले गिल्ली डंडा खेलता था, मैं खंबे पे भी चढ़ जाता हूँ, मैं मंजा भी बोल लेता हूँ, मैं ताश भी खेल लेता हूँ। ये तो पंजाब के मालवे के खास तौर पे सभी युवाओं का बचपन जो है वो इन्हीं खेलों को खेल के बड़े होते हैं। तो ये क्या पंजाब का मुद्दा है? ये पंजाब का मुद्दा है क्या? तो अभी चन्नी साहब 2 सीटों से लड़ रहे हैं और चन्नी साहब जो है उनकी चन्नी की जाखड़ से नहीं बनती, जाखड़ की बाजवा से नहीं बनती, बाजवा की रंधावा से नहीं बनती, रंधावा की बिट्टू से नहीं बनती, बिट्टू की सिद्धू से नहीं बनती, सिद्धू की किसी से भी नहीं बनती। ये इनका हाल है। ये सर्कस बना रखा है इन्होंने। 111 दिन में अगर इतना काम कर 111 दिन में इन्होंने 3 डीजीपी चेंज कर दिए। अब मुख्यमंत्री अपनी मर्जी का डीजीपी नहीं लगा सकता, 2 एजी चेंज कर दिए। तो ऐसे कैसे चलाएंगे ये सरकार? तो ये सर्कस बना रखा है इन्होंने। ये आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये पंजाब के लोगों का मुद्दा भूल चुके हैं। आप भी और चन्नी जी भी बहुत जोर दे रहे हैं फ्रीबीज पे। मैं खुद एक सिख फैमिली से आता हूँ। सरदारों की बात यह है कि भीख नहीं मांगते। अब वो कोई भी गरीब भी हो, इसे भीख मांगता हुआ आपको नहीं दिखेगा। मैं लोगों से बात कर रहा था, उनमें ये फीलिंग आई कि यार क्या हम लोग हमारी सिक्की कहाँ गई कि हमें बिजली भी फ्री, पानी भी फ्री। तो एक तरफ लोग हैं जिनको ये चाहिए, लेकिन दूसरों को लगता है कि ये तो सिखिज्म के खिलाफ है कि हमें फ्री में क्यों ले, हम अपनी मेहनत से कमा के लाएं। देखो, मुफ्तखोरी में उसको मानता हूं जो अगर कर्जा चढ़ गया स्टेट पर, या कर्जा लेके हम कुछ दे रहे हैं। अगर सरकार खजाना भर रही है और लोगों को सहूलत दे रही है, तो इसमें क्या है, भी लोग चाहते हैं हमारा जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे को सरकार संभाले और उस टैक्स के पैसे को इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में, स्कूलों के रूप में, बिजली के रूप में और अस्पतालों के रूप में हमें वापस मिले। दिल्ली में करते हैं। दिल्ली में पहला बजट मनीष सिसोदिया जी ने 26,000 करोड़ का दिया था। उसके बाद हॉस्पिटल बने, मोहल्ला क्लिनिक बने, इलाज फ्री है, बिजली 73% दिल्ली को फ्री आती है, पानी भी है 20,000 लीटर फ्री है। और उसके बावजूद भी अब जो अगला बजट पेश किया है वो 69,000 करोड़ का है। आप भरोगे कैसे खजाना? ये जो जितने पंजाब के इनकम सोर्सेस हैं, चाहे वो सैंड है, चाहे वो एक्साइज है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट है, केबल है, वो सभी तो नेताओं ने अपने तरफ कर रखे हैं। तो इन चीजों को, सैंड माफिया को तोड़ के सैंड का जो पैसा है उसको खजाने की तरफ करो, एक्साइज के पैसे को खजाने की तरफ करो। खजाना भी भरेगा, कर्जा भी वापस करेंगे और लोगों को सहूलतें भी देंगे। कहते 3 लाख करोड़ का कर्जा है पंजाब में। मुझे ये बता दीजिए राहुल जी, ये कर्जा कहां खर्च हो गया? पिछले 20 साल से ना तो कोई स्कूल बनाया इन्होंने, खजाना खाली है। कहते कैसे खाली हो गया? ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई ऐसी सड़क बनाई जिस पर टोल ना हो, ना कोई नौकरी थी। खजाना कैसे खाली हो गया? हाँ, मैं बताता हूं कैसे। महल बन गया सिसमा में बहुत बड़ा, 7 स्टार होटल बन गया सिसमा में, ठीक है ना,
सुख विला, और इनके शोरूम बन गए, इनके विदेशों में आइलैंड ले लिए, यहाँ खजाना खाली हुआ है। सर एक बहुत बड़ा चैलेंज है पंजाब की खेती का। यहाँ पे वाटर लेवल कम होता जा रहा है। जो फार्म लॉज सरकार लाने की कोशिश कर रही थी, इतना प्रेशर बना, वापस ले लिए। पंजाब में पैडी की खेती हो या वीट की खेती हो, सस्टेनेबल नहीं है क्योंकि वाटर लेवल बहुत कम हो रहा है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपका इसका सोल्यूशन क्या है? देखो, खेती को हम घाटे का सौदा नहीं रहने देंगे। गुरु नानक साहब ने कहा था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार न खिद चाकरी। चाकरी मीन्स नौकरी। व्यापार को मध्यम में रखा था, खेती को उत्तम रखा था। खुद भी उन्होंने अपने आखिरी 16-17 साल जो करतारपुर में खेती की, तो खेती घाटे का सौदा बन गई। कारण इसका ये है कि कोई प्लानिंग ही नहीं है एग्रीकल्चर की। हम कॉर्पोरेट सोसाइटीज को एक मिनट रोक ले, कॉर्पोरेट सोसाइटीज को जिंदा करेंगे, ठीक है ना। पीएयू जो है बनी थी नए नए बीजों की खोज करने के लिए, उससे तो सैलरियां नहीं दी जा रही। पीएयू को जिंदा करेंगे। साइंटिस्ट और एमएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर पढ़े लिखे लड़के लड़कियों को खेतों में लेके जाएंगे कि क्या क्या प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे कम हो सकती है। धान हमारे यहाँ होता है, चावल 1 किलो चावल पैदा करने के लिए 3800 लीटर पानी लगता है, और चावल हमारी खुराक नहीं है, ठीक है ना। तो हम बाजरा बीज सकते हैं, मक्का बीज सकते हैं, सूरजमुखी उगा सकते हैं, सब्जियां दालें उगा सकते हैं, तो लेकिन उसकी मार्केटिंग नहीं है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, एमएसपी इन पर भी देंगे, खुद प्रोक्योर करेंगे इनको, उसके बाद बेचेंगे। एक कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा हिसाब किताब लगा हुआ है। खेती फिर दोबारा, जो कहते हैं ना, मारदा दुमा में जट मेले आ गया, तो किसान खुश होता हुआ दोबारा मेले में जाने लगे। 2 सवाल है। एक ये कि इस वक्त बदलाव की तो चर्चा हो रही है पंजाब में, लेकिन 2 सिनेरियो। एक ये कि शायद फुल मेजोरिटी आए ना। एक बड़ा सवाल ये, आपको कहीं ना कहीं रात में जब आप सोते हो ये चिंता होती है कि ऐसा ना हो कि हम लोग थोड़े मेजोरिटी के पीछे रहे? नहीं, मेजोरिटी के पीछे नहीं। आजकल पब्लिक जो है वो क्लियर कट मेजोरिटी देती है। मोदी जी क्लियर कट, ममता जी क्लियर कट, अरविंद जी दिल्ली में क्लियर कट, ठीक है ना। तो यहाँ पे 77 दी कांग्रेस को। लोग इस बार गठबंधन या कोई ऐसी वैसी सरकार नहीं, पूरी फुल मेजोरिटी में आएगी। एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ, वो ये, अगर आप बुरा ना मानो तो, सवाल ये कि पिछली बार जब हम लोग संगरूर में मिल रहे थे तो थोड़े से आप लेट हो गए थे कैचअप करने में। अभी आपने कहा है कि आपने जो भी आपकी जिसको लेके सवाल उठता था वो आपने अब छोड़ दिया है। क्या आप 100% कमिटेड हो कि सीएम अगर आपको मौका लगता है, आप सुबह से लेकर रात तक फुल टाइम जो पंजाब को जैसा चीफ मिनिस्टर चाहिए वैसे आप बन पाओगे, और जो आप पे पहले चार्जेस लगे हैं वो इस बार नहीं? अभी भी सबसे ज्यादा मेहनती मैं ही हूँ। खुद अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक मैं काम करता हूँ। पार्लियामेंट में भी मुझे खबर 11-11 बजे भी मौका मिलता है। मैं काम करने में विश्वास रखता हूँ, और इतना जोश हो, इतना प्यार हो तो कौन थकेगा, मुझे ये बता दो। और एक बात और, जब मैं सीधी बात में आपके साथ बात कर रहा था तो आपने कहा था आप तो 1 साल में बॉम्बे चले जाओगे। मैंने क्या कहा था कि मैं यहीं रहूंगा, और आज 7 साल हो गए मुझे दूसरी बार एमपी बने हुए। तो आज आप भी वहीं हो, शुक्र है, और मैं भी वहीं। आपकी जिंदगी का बड़ा मौका है। भगवान जी साड़ी बेस्ट विशेष ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।